शहबाज विनोद में मैं ऐसे अनुरोध आज फिर रूबरू हुआ आपसे। चलिए अब सीधे आज चर्चा करते हैं एक बार फिर विगत कल की तरह महाराष्ट्र की गरमाई हुई राजनीति की। जी हाँ, अभी पिछले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बीच बंद कमरे में एक गुप्त बैठक हुई। जी हाँ, ध्यान रखिए, उस बैठक में दोनों के सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। करीब आधे घंटे अकेले दोनों के बीच बातचीत हुई। इसे लेकर यह राजनीति गरमाई हुई है। अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो महायुति अभी जो सत्ताधारी है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट, इन तीनों की जो महायुति है और जिस प्रकार से सरकार सफलतापूर्वक, कोई इसमें संदेह नहीं कि सरकार का कामकाज काफी अच्छा है और प्रदेश हित में अनेक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं और क्रियान्वित किए जा रहे हैं जिससे सीधे सीधे जनहित को बढ़ावा मिल रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है। इससे स्वाभाविक है कि जो विपक्षी दल जो रहे हैं अभी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट और कांग्रेस, इन तीनों को जो महाविकास अघाड़ी है उनमें कुछ बेचैनी देखी जा सकती है, क्योंकि अभी अब कुछ माह बचे हैं लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सभी पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर, निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारी को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच यह जो घटना हुई और इसका पार्श्व संबंध, अभी पिछले ही दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कामकाज पर टिप्पणी की, बड़ी तल्ख टिप्पणी की। मामला शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का था, जिस पर अभी तक फैसला अध्यक्ष नहीं ले पाए हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उस पर टिप्पणी करते हुए कहा एक समय सीमा तय करने के लिए निर्देश दिया। उस आलोक में इस बैठक को, मुख्यमंत्री शिंदे के साथ और विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक को लेकर अगर अटकलें लगाई जा रही है तो यह स्वाभाविक है होना है। हालांकि नार्वेकर ने बैठक के बाद जो सफाई दी, मीडिया कर्मियों से जो बातचीत करते हुए बताया, वो यह कहा कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र के काम के सिलसिले में आते हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से बैठक हुई, जैसा मैंने कहा, फिर पुनः बता दूं, बंद कमरे में बगैर किसी सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी में बैठक हुई। जाहिर है यह कोई अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई होगी और वह विषय और कुछ नहीं, ताजा जो राजनीतिक सरगर्मियां उसे ही लेकर हुई। चूंकि ध्यान रखें, अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि उनका लक्ष्य, उनकी जो महायुति है तीनों दलों की, उनका लक्ष्य लोकसभा की 48 सीटों में से 45 सीटों पर जीत हासिल करने का है। ठीक है, ये एक बड़ा दावा, लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपने काम भी करते हैं, इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर 48 में 45 सीट जीतने की बात होती है तो ध्यान रखें, पिछले कार्यक्रम में मैंने इसी कार्यक्रम में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 2024 के चुनाव को लेकर हुआ है, वह ऐतिहासिक जीत हासिल करना चाहते हैं, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि एक जो राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच एक जो चर्चा चल पड़ी, इन दिनों देखा जाता है कि मोदी के प्रभाव का आम जनता पर प्रभाव में क्षरण हो रहा है, मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है। यह जो संदेश जा रहा है बाहर, उसका प्रतिकूल असर अवश्य चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। इस हकीकत से अवगत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार राष्ट्रवादी गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट, तीनों काफी गंभीरता के साथ सीटों के बंटवारे पर तो मनन कर ही रहा है। निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के भी उनके बीच गंभीर मंत्रणा शुरू हो गई है। अभी विपक्ष की बात नहीं, अभी ये बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जैसे मैंने कहा कि वे अभी और भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। अभी उनके 23 सांसद हैं और महायुति में ये 45 सांसदों की जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है एकनाथ शिंदे ने। इसे देखते हुए यह तो तय है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी उनके बीच मतैक्य नहीं हुआ है। हालांकि तय यह भी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा ही प्रबल होगी और वो निर्णायक होंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार इस स्थिति में नहीं है कि वे अपनी इच्छानुकूल सीटें प्राप्त कर पाएंगे, यह तो स्पष्ट है। क्योंकि इस एक और हकीकत है जिस पर राजनीतिक पर्यवेक्षक एक मत है कि जिन विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, और दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिन विधायकों को लेकर अजीत पवार अलग हुए, उप मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखें, उनके सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि उन विधायकों को पुनः मैदान में उतार कर उन्हें विजयश्री दिलवाना, क्योंकि वे भी आश्वस्त नहीं है कि वे सभी चुनावों में जीत ही जाएंगे। खैर, यह तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात है। फिलहाल जो एकनाथ शिंदे का जो दावा आया है लोकसभा को लेकर के 45 सीटों में जीतने का, उस पर और यह जो मीटिंग हुई इन लोगों की विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का, तो यह तो तय है ये कोई निजी काम को लेकर के नहीं हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया कि समय सीमा तय करके शिंदे गुट के विधायकों की जो अयोग्यता का मामला लंबित पड़ा हुआ है उस पर फैसला लिया जाए। ध्यान रखें, अगर जो कानूनी जो पेचीदगियां हैं और जो प्रावधान है दोनों एक साथ, अगर उनके आलोक में देखा जाए और अगर निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, कानून सम्मत फैसला लिया जाए तो दल बदल करने वाले विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, फैसला उनके हक में नहीं आएगा। यह तो सभी मानकर चल रहे हैं। इस पार्श्व में दोनों की मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या अब पूछा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर निष्पक्षता पूर्वक, संविधान सम्मत, कानून सम्मत फैसला ले पाएंगे? क्या उन पर सत्ता पक्ष की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? जवाब हां में होगा, क्योंकि यह भी ध्यान रखें, जो राजनीतिक माहौल है यहां प्रदेश में, उसके बीच में इन दोनों की गुप्त मुलाकात कोई छोटी घटना नहीं है, यह एक बड़ी घटना है। और इसका संदेश भी साफ है कि नार्वेकर को, अर्थात विधानसभा अध्यक्ष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है उससे तो यही संदेश मिलता है कि नार्वेकर स्वयं अपनी पद की गरिमा के आलोक में पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए
कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे उनके व्यक्तित्व पर, उनकी छवि पर कोई दाग लगे। वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर उनके द्वारा विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर स्थिति क्या होगी? फिर एक जो राजनीतिक बवंडर प्रदेश में खड़ा होगा उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर तो पड़ेगा ही, आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। मैंने जिस पेचीदगी की बात की वो पेचीदगी यही है। ऐसे में अब चुनौती नैतिक और संवैधानिक दोनों चुनौती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मिलती है कि वे अपनी निष्पक्षता और पद की मर्यादा को कायम रखते हुए संविधान सम्मत फैसला लें, किसी दबाव में न आए, किसी प्रभाव में न आए। क्योंकि बार बार इस बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चिन्हित करना आवश्यक है कि महाराष्ट्र की ओर पूरे देश की नजरें लगी रहती है। एक मार्गदर्शक की भूमिका में महाराष्ट्र रहता है और यह जो ताजा घटना विकास क्रम है इस ओर भी पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। ध्यान रखें, लोकसभा में महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही है, एक कोई ऐतिहासिक वो परिणाम चाहते हैं। पिछले 2 चुनावों को पीछे रखते हुए, उसे मात देते हुए ये इन्होंने जो संख्या निर्धारित की है वो काफी अधिक है। लेकिन राजनीति में और विशेषकर जो पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत किया है, और चाहे कारण जो भी हो, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आम लोगों में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को देखते हुए, और जो वैश्विक प्रतिमा, एक उज्जवल प्रतिमा कायम हुई है भारत की, उसके आलोक में आज यह तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती नहीं मिलने वाली है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, रातों रात हवा का रुख बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, परिणाम भी प्रभावित होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज के दिन तो यही कहा जा सकता है कि मोदी, चाहे हम कुछ भी कह लें, लेकिन मोदी को अभी कोई चुनौती देने वाला सामने नहीं है। अभी आप कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो महागठबंधन इंडिया के नाम से बनाया है वह तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, अगर वह गठबंधन ईमानदारी के साथ, यहां ध्यान रखें मैं ईमानदारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर गठबंधन के घटक दल ईमानदारी के साथ एकजुट होकर अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारते हैं और पुनः ईमानदारी के साथ उस उम्मीदवार को समर्थन देते हैं, सक्रिय सहयोग देते हैं, तब स्थिति बदल सकती है। लेकिन वह ईमानदारी अभी संदिग्ध है और कारण मौजूद हैं। निजी महत्वाकांक्षाएं, विभिन्न दलों के जो नेता हैं उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं आड़े आ जाती हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दक्षिण की केसीआर हो, या स्वयं कांग्रेस के नेतागण हो, राहुल गांधी ही क्यों न हो, सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं जो सही है। राजनीति में ऐसी महत्वाकांक्षा आम बात है, लेकिन जब चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देने की आती है, नरेंद्र मोदी को देने की आती है, तो फिर वह ईमानदारी आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण शर्त है ईमानदार गठबंधन। अगर इसमें इंडिया महागठबंधन सफल होता है तब परिणाम पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, कुछ भी परिणाम हो सकता है। लेकिन फिलहाल
मैंने कहा कि यह ईमानदारी अभी भी संदिग्ध है। जिस प्रकार से खबरें विभिन्न राज्यों से आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, या दक्षिण का मामला हो, या ताजा जो अभी विश्व परिदृश्य में जो सामने आया है, जिस प्रकार इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, वो भी चल रहा है। उसमें जो भारत की भूमिका रही है, विशेषकर यहाँ जो विपक्ष की जो भूमिका है, उससे थोड़ी नाराजगी आम जनता के बीच में है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि इस खबर के आने के बाद जो जिस नाराजगी की मैं चर्चा कर रहा हूं, कांग्रेस ने बहुत कुछ सुधार किया है। लगता है उन्होंने आत्मावलोकन किया और जनता की इच्छा को देखते हुए उन्होंने सरकार के कदम अर्थात मोदी सरकार के कदमों का समर्थन भी किया है। ये स्थिति है। ऐसे में जिस महाराष्ट्र की राजनीति की मैं चर्चा कर रहा था, हमारा यही आग्रह रहेगा कि कोई भी दल, कोई भी पक्ष, कोई भी गुट कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़े। यह आवश्यक है। राज्य सरकार अपना काम करती रहे, जनहित में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिन परियोजनाओं योजनाओं की घोषणा हुई है, उनके क्रियान्वयन में कोई कोताही न बरती जाए। यह जनहित में होगा या प्रदेश हित में होगा, इसका संज्ञान न केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट ले, बल्कि यहां महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस और ठाकरे गुट की शिवसेना भी इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला ले, कुछ ऐसा न करे जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिरता बाधित हो।